हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। सो रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमको रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम टैक्स लगाते हैं तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी है स्कोप ऑफ इनकम पता करना। स्कोप ऑफ इनकम मतलब कि हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ये डिपेंड करता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कि आप किस तरीके का रेसिडेंशियल स्टेटस होल्ड करके रखते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको स्कोप पता करना होता है कि हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इनकम विच विल अट्रैक्ट द टैक्स। अब रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पर्सन। कितने टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं? इंडिविजुअल होता है, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म। ये कुछ तरीके के पर्सन्स जो होते हैं जिनके रेसिडेंशियल स्टेटस हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन की बात करूं, मतलब अपन इन सब लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस इसके अंदर डिटरमाइन करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है बेटा? सेक्शन नंबर 6 के अंदर दे रखा है कि किसी भी पर्सन की, वेदर इट विल बी इंडिविजुअल, वेदर इट विल बी HUF, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जो इंडिविजुअल और HUF है इनको रखा एक कैटेगरी में और बाकियों को डाल दिया अदर कैटेगरी के अंदर। जो इंडिविजुअल और HUF होता है इनके बेसिकली 3 रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। कितने स्टेटस होते हैं बेटा? 3। पहला कौन सा? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कितने स्टेटस होते हैं बेटा? 3 स्टेटस होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। वहीं बाकी सब इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के बाकी सब की बात करें, दैट इज AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या फर्म, इन सब की अगर मैं बात करूं तो इन सब के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं 2। एक होता है या तो ये रेसिडेंट रहेंगे या ये क्या रहेंगे बेटा? नॉन रेसिडेंट। तो सेम चीज आपको ये चार्ट में देखने को मिलेगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, अगर अपन इंडिविजुअल और HUF की बात करें तो इंडिविजुअल और HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं? एक तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो मैडम ये क्या है रेसिडेंट? पहले क्या करना होता है, किसी भी इंडिविजुअल और HUF को रेसिडेंट बनना होता है और रेसिडेंट के आगे फर्दर 2 क्राइटेरिया दे रखे, दैट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बाकी का अदर्स में क्या होगा? या तो ये रेसिडेंट रहेगा या तो ये नॉन रेसिडेंट रहेगा। तो इंडिविजुअल और HUF की बात करूं मैं तो उसको 2 अग्नि परीक्षाएं पार करनी है। पहली अग्नि परीक्षा होती है रेसिडेंट बनने के लिए और दूसरी अग्नि परीक्षा होती है ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी बनने के लिए। आई बात समझ में? अब कुछ जनरल पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं। पहला है जनरल पॉइंट्स कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल डिटरमाइन किया और अगली बार मैं क्या कर रही हूँ? डिटरमाइन ही नहीं कर रही हूँ। ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल डिटरमाइन करना होगा, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन हर साल होती है। मैडम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ स्टेप है, कितने दिन वो इंडिया के अंदर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। और ये एक्सरसाइज आपको हर साल करनी है। हर साल हो सकता है कि कोई एक पर्सन इस साल नॉन रेसिडेंट है, अगले साल क्या बन जाए? वो रेसिडेंट बन जाए। हो सकता है कोई एक बंदा इस साल रेसिडेंट है और अगले साल क्या बन जाए? वो नॉन रेसिडेंट। अब ये क्या बोल रहा है? सिंगल स्टेटस फॉर ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम। ये बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रेंट, आपका हाउसिंग जो रेंट है उसके लिए तो आप क्या हो? रेसिडेंट है, और जो आप सैलरी कमा रहे हो उसके लिए आप क्या माने जाओगे? नॉन रेसिडेंट माने जाओगे। इंडिया के अंदर बेसिकली 5 सोर्सेज माने जाते हैं। एक तो क्या होता है? सैलरी, एक होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये बोल रहा है अगर आप रेसिडेंट हो गए तो आप इन 5 सोर्सेज के लिए रेसिडेंट माने जाओगे, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए तो आप इन 5 सोर्सेज के लिए नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सोर्स के लिए तो आप रेसिडेंट
बने और दूसरे सोर्स के लिए आपको क्या माना जाए, नॉन रेसिडेंट माना जाए। इंपैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, अब सिटीजनशिप का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस सोलली एंड सोलली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया। आप जितने दिन इंडिया के अंदर स्टे करते हो तो आप उस टाइम पे रेसिडेंट माने जाओगे। अगर आप क्वालिफाइड डेज के लिए आप स्टे कर जाते हो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या, पहली बात समझो बेटा, 1 2 3 टॉपिक्स है जो दिमाग में क्लियर कर लो। एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है रेसिडेंशियल स्टेटस और एक होता है पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। तीनों चीजों में डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप, आपको किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है। पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन मतलब क्या, एक ऐसा बंदा जो कि अनडिवाइडेड, एक ऐसा बंदा जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बोर्न हुए बेटा, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। और रेसिडेंट किसको माना जाएगा, अगर वो नंबर ऑफ स्टे, भले वो कोई फॉरेन सिटीजन है और इंडिया के अंदर क्वालिफाइड स्टे नंबर ऑफ डेज के लिए स्टे कर जाता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, रेसिडेंट बन जाता है। तो देखते हैं मैडम क्या है वो क्वालिफाइड नंबर ऑफ स्टे जिससे हम क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे एक इंडिविजुअल। ठीक, सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैंने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल को 2 अग्नि परीक्षाएं पार करनी होती है और वो 2 अग्नि परीक्षाएं पार करने के बाद वो क्वालिफाई होगा कि वो रेसिडेंट है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट भी है तो कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो पहली जो अग्नि परीक्षा है वो है बेटा बेसिक कंडीशन की। ये बेसिक कंडीशन, अगर बेसिक कंडीशन में आपको 2 बेसिक कंडीशन दे रखी है। कितनी बेसिक कंडीशन दे रखी है, 2। दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट माने जाओगे, और दोनों में से एक भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए कंडीशन तो आपका स्टेटस बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। एक बार अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आप किस्सा खत्म, आपके लिए कोई दूसरी अग्नि परीक्षा नहीं है। नॉन रेसिडेंट बन गए मतलब अब आपका स्टेटस क्लियर है, आप नॉन रेसिडेंट रहोगे। लेकिन अगर आपने दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी, इसका मतलब क्या, आप बन गए रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बन गए मतलब दूसरी अग्नि परीक्षा आ गई हमारे पास एडिशनल कंडीशन की, हमको एडिशनल कंडीशन पार करनी पड़ेगी। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, मतलब दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर गए तो आप क्या बन जाओगे बेटा, रेसिडेंट बन जाओगे। क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। तो क्या है मैडम 2 कंडीशन। पहली कंडीशन बोलती है कि आपको इंडिया के अंदर कम से कम 182 डेज स्टे करना है, मतलब 182 डेज स्टे कर गए या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर स्टे कर गए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जिस ईयर की आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है, जिस ईयर की इनकम आपकी टैक्सेबल हो रही है उस ईयर के अंदर आप अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गए, इसका मतलब क्या, आप रेसिडेंट बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि पहली कंडीशन तो चेक कर लो कि क्या वो 182 डेज से ज्यादा कोई पर्सन इंडिया, कोई इंडिविजुअल इंडिया के अंदर रहा है कि नहीं। अगर वो रहा है तो वो बन गया रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों में से एक सेटिस्फाई करनी है, एक हो गई तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, रेसिडेंट। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो हम कहाँ चलेंगे बेटा, दूसरी कंडीशन पे। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन बोलती है कि आपको स्टे करना है इंडिया के अंदर कम से कम 60 दिन प्लस प्रीवियस ईयर छोड़ दो। जैसे सपोज करो आपका 21-22 की इनकम पे टैक्स लग रहा है, आपके कौन सी इनकम पे टैक्स लग रहा है बेटा, 21-22 की इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो आप 21-22 में तो कम से कम कितने दिन स्टे करने चाहिए, 21-22 में कम से कम कितने दिन स्टे करने चाहिए, 60। और यही करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको इससे पिछले 4 साल, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दूं मैं तो उससे पिछले 4 साल में जाओ, बोले तो 20-21, 19-20, 18-19,
और 17, 18, इन सब में मिलाकर कम से कम कितने दिन, 365 दिन या उससे अधिक या 365 डेज और मोर का अगर मैं स्टे करती हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगी बेटा, रेसिडेंट। मतलब या तो कंडीशन ए फुलफिल करनी है या कंडीशन बी फुलफिल करनी है। अब कंडीशन बी में दो कंडीशन फुलफिल करनी है। दो कंडीशन क्या, जो प्रीवियस ईयर है, मतलब जिस साल में मैंने वो पैसा कमाया है उस साल के अंदर तो मुझे कितने दिन रहना चाहिए, 60 दिन, और उस साल को छोड़ दो और उससे जस्ट पिछले 4 साल ले लूं तो उनको सबको मिला के मुझे कितने दिन रहना चाहिए बेटा, 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर मैं इंडिया के अंदर रहती हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगी, रेसिडेंट बन जाऊंगी। अब मैडम मैं तो पिछले साल में सिर्फ 40 दिन रही, लेकिन उससे पिछले 4 साल में मैं कितने दिन रह गई, मैं 365 दिन रही हूं, तो क्या बताओ मैं रेसिडेंट बनूंगी? तो नहीं बनूंगी। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, 60 प्लस 365, दोनों में से एक भी ब्रीच हो रही है, मतलब कंडीशन बी फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपकी कंडीशन ए भी फुलफिल नहीं हुई, आपकी कंडीशन बी भी फुलफिल नहीं हुई, मतलब आप क्या बन गए, नॉन रेसिडेंट। और दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। दोनों क्या बेटा, कंडीशन ए और कंडीशन बी, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या यूज्ड है, और यूज्ड है। क्या यूज्ड है बेटा, और यूज है। मतलब क्या कि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है तो आप बन जाओगे रेसिडेंट, अदरवाइज आप क्या रहोगे, नॉन रेसिडेंट। अब मैडम हम तो रेसिडेंट बन गए, अब रेसिडेंट बन गए, मैंने बताया था रेसिडेंट बन गए मतलब हमारे पास दूसरी अग्नि परीक्षा आ गई। दूसरी अग्नि परीक्षा क्या, अब लड़ाई है कि क्या मैं ऑर्डिनरी बन सकती हूँ या मैं नॉट ऑर्डिनरी बन के रह जाऊंगी। तो उसके लिए आपको पार करनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन बोलती है कि आपको दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है, आपको दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। और अगर आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर जाते हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, या दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाए तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। आप कैसे रेसिडेंट माने जाओगे बेटा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखते हैं नाउ चेक। अब नाउ चेक एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन बोलती है, कंडीशन ए बोलती है, कंडीशन फर्स्ट आपकी बोलती है कि आप पिछले 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। पिछले 10 साल, पिछले 10 साल मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ दूं, मतलब मैंने पैसा कब कमाया, सपोज करो 21-22 में कमाया, कब कमाया 21-22, तो इसको छोड़ दूं। इससे बाद वाले मतलब 20-21 से पिछले 10 साल में मैं क्या होनी चाहिए, पिछले 10 साल में से किन्हीं भी 2 साल में मैं क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट होनी चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन 10 साल में से किसी भी 2 साल फुलफिल होनी चाहिए तो मैं रेसिडेंट बन जाऊंगी। तो मेरी, और अगर मैं रेसिडेंट बन गई तो मेरी कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो जाती है यहां पर आकर। कंडीशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि पिछले 10 साल मत लो, पिछले 7 साल लो, मतलब 20-21 से पिछले पूरे 7 साल, 20-21 को इंक्लूड करते हुए 7 साल लो। और इस 7 सालों में कम से कम 730 दिन या 730 दिन से अधिक अगर आप स्टे कर जाते हो इंडिया के अंदर तो आप दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर जाते हो। और जब आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाते हो तो आपका स्टेटस बन जाता है, ये बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती या कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो आप बन जाओगे बेटा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई बात समझ में? तो इंडिविजुअल का अगर अपन रेसिडेंशियल स्टेटस वापस से रिवाइज करें, अभी तक तो हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा कि हमको इंडिविजुअल की पहली अग्नि परीक्षा बेसिक कंडीशन में से आपको क्या करना होता है, बेसिक कंडीशन में से दो कंडीशन दे रखी है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। और अगर आप एक कंडीशन फुलफिल कर जाते हो तो आप बन जाते हो रेसिडेंट अगर आप बन गए तो फिर आपको एडिशनल कंडीशन चेक कर दिए, एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हो तो आप क्या बन जाते हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या कोई एक एडिशनल
कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मेरी बात समझो, दोनों बेसिक कंडीशन क्या थी बेटा? बेसिक कंडीशन की बात करें तो कंडीशन ए थी कि आपको पिछले साल में कितने दिन रहना है, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर स्टे करना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बोले तो बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर पे लगती है और एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर को छोड़ के 10 साल और 7 साल पे लगती है। तो बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? बेसिक कंडीशन बोलती है कि मेरे को पिछले साल में कितने दिन स्टे होना चाहिए। पिछले साल बोले तो जिस साल में पैसा कमाया है उसके अंदर 182 डेज का स्टे होना चाहिए, और उससे अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो मुझे पिछले साल में तो 60 दिन का स्टे करना है, उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन का स्टे करना है। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? मैं पिछले साल को छोड़ दूं तो उससे पिछले 10 साल को अगर लेती हूँ तो उससे पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में मैं रेसिडेंट होनी चाहिए, प्लस मैं पिछले 7 सालों में 730 दिन का स्टे इंडिया के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं ऑर्डिनरी बन जाऊंगी, अन्यथा मैं क्या बन जाऊंगी? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाऊंगी। इतना समझ में आया? अब समझते इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब बेटा कंडीशन नंबर बी, मतलब वैसे तो सब लोगों को कितनी कंडीशन मिली है? 2 कंडीशन मिली है। कितनी कंडीशन मिली है? 2 कंडीशन। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ये क्या बन जाए? ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, फेवरेट लोग, जिनको हमने कंडीशन बी दी ही नहीं, मतलब इनके लिए बस एक कंडीशन है, अगर 182 डेज इंडिया के अंदर रहते या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहते तो रेसिडेंट। कंडीशन बी जैसा इनके लिए कुछ है ही नहीं। तो कंडीशन बी किन किन को मिलेगी ही नहीं, मतलब कंडीशन बी देखनी नहीं है, इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन, ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा है ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। इंडियन शिप के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उसके जो क्रू मेंबर है, अगर वो इसलिए इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो कौन है? एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको कंडीशन नंबर 2 नहीं मिलेगी, मतलब 60 दिन और 365 दिन वाली कंडीशन इसके पास अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा आता है बेटा ऐसा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। अभी तक सिर्फ किसकी बात हो रही थी? इंडियन सिटीजन की। यहाँ पर कंडीशन नंबर 3 के अंदर दोनों लोगों को लिया है, इंडियन सिटीजन को भी लिया है और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन को भी लिया है, जो नॉर्मली रहते तो इंडिया के बाहर है, लेकिन इंडिया के अंदर वो बस क्यों आए हैं? इंडिया के अंदर बस इसलिए आए हैं ऑन अ विजिट टू इंडिया, और उनकी जो टोटल इनकम है अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब मैं फॉरेन में कितना ही कमा रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, फॉरेन सोर्सेज से मैं कितना कमा रही हूँ उससे मतलब नहीं है। फॉरेन सोर्सेज को अगर मैं छोड़ दूं और अगर उसकी टोटल इनकम कितनी है बेटा? 15 लाख की है या उससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, सॉरी 15 लाख से ज्यादा है अगर उसकी इनकम, तो उसको भी कंडीशन नंबर बी नहीं मिलेगी। तो कितने लोगों को कंडीशन बी नहीं मिलेगी? मतलब इन लोगों के लिए सिर्फ एक कंडीशन है 180 डेज वाली। पहला, ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए जा रहा है। दूसरा, एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। और तीसरा, ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन। कंडीशन 2 में दोनों लोगों को इंक्लूड किया, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, जो कि नॉर्मली तो इंडिया के बाहर रहता है लेकिन इंडिया पे आया है ऑन अ विजिट, और उसका फॉरेन सोर्सेज को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाकी के इनकम कितनी है बेटा? 15 लाख से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 15 लाख रुपीज। तो उनको एक ही कंडीशन है, इन तीन लोगों को बोला कि अगर तुम 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहते हो तो आप रेसिडेंट हो, अदरवाइज तुम क्या बन जाते हो? नॉन रेसिडेंट बन जाते हो। अब मैम इनका पीरियड ऑफ स्टे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो क्रू मेंबर है ऑफ एन इंडियन शिप, जो लोग क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, उनका पीरियड ऑफ स्टे कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटा इनको क्या मिलता है? एक कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनको कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। उस कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एक स्टार्टिंग डेट लिखी होती है और एक एंडिंग डेट लिखी होती है कि ये बंदा इस दिन हमारी जर्नी एलिजिबल वॉयज मतलब एलिजिबल यात्रा जो आपकी है
वो स्टार्ट हुई है और इस दिन को ये क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो वो जो नंबर ऑफ डेज है, जैसे सपोज करो मैं 1 सितंबर को स्टार्टिंग डेट थी और 30 सितंबर को मैं एंडिंग डेट है उस वोएज की, उस यात्रा की, तो उसको क्या माना जाएगा बेटा, ये जो स्टे 1 सितंबर से 30 सितंबर का, ये माना जाएगा कि ये इंडिया के बाहर था। आई बात समझ में? तो ऐसे ये सपोज करो 1 सितंबर से 30 सितंबर, फिर 1 जनवरी से 30 जनवरी, ऐसे करके ये कुछ कुछ दिन एलिजिबल वोएज पे था। तो ये कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो टाइम पीरियड है उसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो और उसको मानो कि वो इंडिया से बाहर था उस टाइम पर। मतलब सपोज 365 दिन में से 30 दिन ये दिन के कैलकुलेट हो रहे, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि 30 दिन तो ये एलिजिबल वॉयज कर रहा था, मतलब वो 335 दिन इंडिया के अंदर रहा है। जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग डेट का पीरियड है, जो पीरियड फॉल होता है, वो कंसीडर करा जाता है वो इंडिया के बाहर है, वो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया नहीं माना जाता है। अब एलिजिबल वॉयज क्या होता है मैम, वो समझाओ। तो एलिजिबल वोएज ऐसी कोई भी यात्रा जो ऐसे इंडियन शिप से करी जा रही है जो इंटरनेशनल ट्रैफिक में इन्वॉल्व है, मतलब ये वो लोगों को उठाता है या सामान को उठाता है और इंडिया के बाहर किसी पोर्ट पे भेजता है, या ऐसा कोई भी आपका जहाज जो बाहर से कोई भी सामान उठा रहा है या बाहर से कोई भी पैसेंजर्स को उठा रहा है और वो इंडिया के किसी पोर्ट पे भेज रहा है, तो वो एलिजिबल वोएज कंसिडर होगी। मतलब अगर कोई जहाज मुंबई से माल उठा के या लोगों को उठाकर कहां पर जा रहा है, कलकत्ता में जा रहा है, तो वो एलिजिबल वॉयज कंसिडर नहीं होगी। लेकिन इंडिया से कुछ गुड्स उठाकर बाहर जा रहा है या पैसेंजर्स उठा के बाहर जा रहा है या बाहर से कोई पैसेंजर या गुड्स लेके इंडिया आ रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा बेटा, एलिजिबल वॉयज माना जाता है। नेक्स्ट है, अब एक कंडीशन आई है, एक ऐसा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, हमने देखा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया के बाहर रहता है बट कम्स टू एन विजिट टू इंडिया, उसको कंडीशन भी नहीं मिलती है, मतलब उसको 60 और 365 दिन वाली कोई कंडीशन नहीं है, उसको सिर्फ एक कंडीशन है 180 डेज वाली। आई बात समझ में? ये तो कब है बेटा, जब उसकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 15 लाख से ज्यादा, जब उसकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 15 लाख से ज्यादा। लेकिन व्हाट इफ अगर उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई, व्हाट इफ अगर उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो उसके पास एक ही कंडीशन है 180 डेज इंडिया के अंदर स्टे करेगा तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो उसके पास एक मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन आ जाती है, और वो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन बोलती है, 180 डेज वाली तो रहती है प्लस एक मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन आती है, और वो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन बोलती है कि वो पिछले दिन के अंदर कम से कम कितने दिन स्टे करना चाहिए बेटा, 100 पिछले साल के अंदर कम से कम कितने दिन स्टे करना चाहिए, 120 दिन का उसका स्टे होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में कितना बेटा, 365 दिन का स्टे होना चाहिए। मतलब ये जो 60 दिन की कंडीशन है उसको बढ़ा के कितना कर दिया मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन ने, 120 दिन का कर दिया। कितने दिन का कर दिया बेटा, 120। तो ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जिसका इनकम, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन आ गई। मतलब बेसिक कंडीशन 1 तो है ही 180 दिन वाली, प्लस ये जो 60 दिन वाली कंडीशन है वो इसके लिए कितने दिन की हो गई बेटा, 120 दिन की। तो वो स्टे करना चाहिए इन इंडिया में फॉर 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। मतलब जो प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपने पैसा कमाया है उस साल में तो कितने दिन स्टे करना चाहिए, 120 दिन, और उससे जस्ट पिछले 4 सालों में 365 दिन का स्टे होना चाहिए। अब
अब सपोज करो ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम किससे ज्यादा है बेटा, 15 लाख से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, और उसने 180 दिन वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, तो उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करो। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है या दोनों नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर वो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करता है तो फिर उसके पास कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, उसका स्टेटस डायरेक्टली क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब अगर ऐसा बंदा, ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और अगर वो 180 दिन इंडिया में नहीं रहा है, वो 120 दिन पिछले साल में इंडिया में रहा है और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया के अंदर रहा है, तो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिकली आर बट NOR हो जाएगा। एडिशनल कंडीशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अपना डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है, पर्सन इंडियन सिटीजन की या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन की बात नहीं हो रही है। वो इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज 15 लाख है, उसने कंडीशन कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, ना तो वो 180 दिन रहा, ना वो 60 दिन रहा, ना 120 दिन रहा, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया है ये। लेकिन ये इतना शातिर आदमी है कि इसका किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर ना तो रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से ना सोर्स की वजह से टैक्स ही नहीं लग रहा है, इस पर 1 रुपए का टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो इंडिया के अंदर क्या मान लिया जाएगा, वैसा इंडियन सिटीजन इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा और उसको डायरेक्ट स्टेटस दे दिया गया है, उसका स्टेटस होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आई बात समझ में, स्टार्टिंग से अब अगर हम रिवाइज करें तो क्या है ये पूरा चैप्टर। सबसे पहले तो हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमको पहली अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ेगी। पहली अग्नि परीक्षा में हमारे सामने 2 कंडीशन ला के रख दी है। पहली कंडीशन बोलती है कि पिछले साल में 180 डेज रहो प्रीवियस ईयर के अंदर या उससे ज्यादा रहो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। दूसरा बोलता है कि अगर आप ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पिछले साल में 60 दिन तो रहो और उससे पिछले 4 साल में कितने रहो, 365 दिन इंडिया के अंदर रहो, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है आपको, या तो 180 दिन वाली या 60 प्लस 365 दिन वाली। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करी तो बधाई हो, आप क्या बन गए हो, रेसिडेंट। और दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर पाए तो आप तो क्या बन गए हो, नॉन रेसिडेंट। तो जो नॉन रेसिडेंट बन गए उनको तो छोड़ दो, तुम तो क्या बन गए, नॉन रेसिडेंट। जो रेसिडेंट बन गए उनको पकड़ लो भाई, तुम्हारे लिए तो अब एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले साल को छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल लू में, तो उसमें कम से कम 2 सालों में तुम क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। प्लस इतना करने से काम नहीं बनेगा, प्लस दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन बोलती है कि आपको पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रहना है। अगर आप ये दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर जाते हो तो आप क्या बन जाओगे बेटा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए या दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट आया हमने कि बेसिक कंडीशन जो बी है दैट इज 60 प्लस 365 दिन वाली, वो किन किन को नहीं मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। एक तो 2 तो इंडियन सिटीजन थे और एक इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों के लिए थी। तो इंडियन सिटीजन के लिए क्या थी, ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि मेंबर है, क्रू मेंबर है ऑफ एन इंडियन शिप, तो उसके लिए भी कंडीशन 2 है ही नहीं। 60 और 365 इनके पास सिर्फ एक कंडीशन है। प्लस ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा एक्सेड नहीं हुई है। तो इन तीनों लोगों के पास बस एक बेसिक कंडीशन है, ये फुलफिल कर दी तो तुम बन जाओगे रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। और वो एक बेसिक कंडीशन सिर्फ है, कंडीशन ए दैट इज पिछले साल में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर आपको स्टे करना
पड़ेगा। एलिजिबल इसके लिए जो क्रू मेंबर होता है इंडियन शिप, उसका अपन स्टे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में स्टार्टिंग से एंडिंग डे जो लिखा है उसका जो पीरियड ऑफ स्टे वो इंडिया के बाहर माना जाएगा, बाकी मतलब उसको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया से माइनस कर देंगे, तो जो स्टे बचेगा उसको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया माना जाएगा। एलिजिबल वॉयज क्या होता है? एलिजिबल वॉयज एक ऐसा वॉयज होता है जो ऐसा वॉयज है जो कि एक शिप इंडियन शिप के द्वारा हो रहा है। एलिजिबल वॉयज मतलब यात्रा, तो ऐसा इंडियन शिप के द्वारा जो यात्रा कंडक्ट हो रही है जिसमें कोई भी गुड्स या पैसेंजर वन पोर्ट से उठाए जा रहे हो और ऐसा दूसरा पोर्ट पे भेजे जा रहे हैं जो इंडिया के बाहर है, या इंडिया के बाहर किसी पोर्ट से कोई भी गुड्स या पैसेंजर को लाया जा रहा है और उनको कहां पर लाया जा रहा है, किसी इंडिया के पोर्ट पे लाया जा रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा बेटा? एलिजिबल वॉयज माना जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, इनके लिए थोड़ा अलग से, जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड हो जाती है, जो इंडिया के अंदर सिर्फ किसके लिए आए बेटा? विजिट के लिए। तो ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर सिर्फ आया है ऑन अ विजिट टू इंडिया और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई है, तो भाई इसके लिए तो कौन सी कंडीशन आ गई? मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन आ गई। अब इसके पास एक बेसिक कंडीशन ए, तो जो बेसिक कंडीशन है वो ही अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन बी है वो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन बन गई है। तो कंडीशन ए तो क्या है? ये सेम है, इसके पास 180 डेज वाली, अगर 180 डेज स्टे कर जाता है ये ऐसा बंदा, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? रेसिडेंट बन जाएगा। फिर इसके आगे एडिशनल कंडीशन चेक करो, अगर एडिशनल कंडीशन का क्राइटेरिया भी ये फुलफिल कर जाता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। लेकिन ये 180 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगा बेटा? मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन। और मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले साल में तो 120 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए ये बंदा, और उससे पिछले 4 साल के अंदर 365 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए। तो ये क्या मान लिया जाएगा बेटा? इसका स्टेटस, अब ये कंडीशन फुलफिल करता है तो एडिशनल कंडीशन पे नहीं जाना है, सीधा इसको स्टेटस दे देना है कि बधाई हो, आप क्या बन गए हो? रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके आगे हमने पढ़ा है डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा है, प्लस उसको कहीं भी टैक्स नहीं देना है, या तो उसका डोमिसाइल ऐसा है या उसकी इनकम ऐसी है, किसी भी कंडीशन की वजह से उसको कहीं भी टैक्स नहीं देना है, और उसने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, ना बेसिक कंडीशन ना मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, स्टिल उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और डीम्ड रेसिडेंट को भी सीधा स्टेटस दिया गया है, और वो स्टेटस है बेटा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी सारों का रेसिडेंशियल स्टेटस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।